नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे टोक्यो। भारतवंशियों और जापान के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह गुवाहाटी में नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब की करेंगे शुरुआत। एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और चमोली के देवाल में बादल फटा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई स्थानों पर अवरुद्ध। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई अच्छी खबर। जुलाई में देश का औद्योगिक उत्पादन, उसकी वृद्धि दर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर। यह आंकड़ा 3.5% पर। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कई खेल प्रतियोगिताओं का किया शुभारंभ। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में जापान पहुंच गए। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान दोनों देश विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जापान पहुंचने पर जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पिछले 11 वर्षों में भारत जापान साझेदारी ने निरंतर और महत्वपूर्ण प्रगति की। अब प्रयास होगा कि आर्थिक और निवेश संबंधों को नई ऊंचाई दी जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसी नई और उभरती हुई जो टेक्नोलॉजीज है उसमें सहयोग को बढ़ावा मिले। जापान दौरे के पहले दिन जब प्रधानमंत्री होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद प्रवासी भारतीय और जापान के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। खास बात यह रही कि जापानी मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भारतीय परिधान और सांस्कृतिक जो परंपरा है उसके अनुरूप किया। इस दौरान कहीं गायत्री मंत्र की गूंज रही तो कहीं पधारो हमारे देश की परंपरा का अनूठा संगम भी देखने को मिला। जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। मोदी से मिलकर के भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है और क्या कुछ उनको लगा, आप बताएं, क्या कुछ माहौल नजर आया? बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से वो विकास कर रहे हैं और 15 समिट कर रहे हैं इंडिया और जापान का। यहाँ से लोगों को 5 लाख लोगों को जो ट्रांसफर करेंगे और जो इंडिया तरक्की पे जा रहा है उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। I love you मोदी, you are the best PM of the whole world. We love you. मुझे लगा कि एक तरह से ऑपरेशन संदूर की भी एक गूंज सुनाई दी है यहाँ पे। एक बार थोड़ा सा बताएं, आपकी मुलाकात हो पाए? मैं पहली बार मोदी जी से मिली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी मोदी जी से मिलने के लिए। एक जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ भी जाते हैं हमारी जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चर है, हमने उनसे बात की। हमने जापान में शिव जयंती पहली बार की और उन्होंने हमें बताया कि हमें गणेश मूर्ति की स्थापना भी शिव जयंती में करनी चाहिए और गणेश मंडल के अंदर शिवाजी महाराज की मूर्ति भी रखनी चाहिए। मतलब वो कितनी सोच रखते हैं और जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की उनकी कामना है, हम सब उनके सैनिक हैं। जिस तरह से मोदी जी ने आज यहाँ जापान वो आए और तुरंत हम भारतीय समुदाय से वो जो मिलने आए, उनका जो उत्साह और हमारे प्रति प्रेम और भारतीयवासियों ने भी जो आज उन्हें प्रेम दिखाया है, उस प्रति हम आज एकदम गदगद हो गए हैं। हिंदी कहाँ से सीखी आपने? हिंदी फिल्म से सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। और राजस्थानी कनेक्शन क्या है आपका? राजस्थानी कनेक्शन क्या, तो बेसिकली मैं डांस और गाना सीख रही हूँ 13 साल से। राजस्थान जापान आते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का आपने किस तरह से स्वागत किया, एक बार हमें बताइए। हाँ, तो हम हिंदी भाषा में स्वागत किया है और अंत में आखिर में हम राजस्थानी भाषा में स्वागत किया है। एक बार हमें बोल के दिखा सकते हैं? पूरा नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। फिर राजस्थानी में पधारो हमारे देश। तो देखिए, न सिर्फ हिंदी बल्कि स्थानीय जो भाषा है उसको भी जापान के लोग किस तरह से अपना रहे हैं, वो एक अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है दोनों ही संस्कृतियों का। प्रधानमंत्री मोदी ने आपके कार्यक्रम को देखा, कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव रहा? अनुभव कुछ भाषा से नहीं बता सकते हैं कि मैं तो 30 साल से तबला बजाता हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से आज तक तबला
रियाज अपना अभ्यास करते हैं, प्रोग्राम भी देते हैं, लेकिन मेरे लिए 30 साल में सबसे अच्छे दिन आज आ गए हैं। और मेरे ही नहीं है, ये बाकी सभी मेंबर के लिए सबसे अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी इंडिया का लीडर ही नहीं है, पूरे दुनिया का लीडर है। तो दुनिया के सबसे उच्च स्तर पर आप वो कोई प्रधानमंत्री के सामने हम लोग वो आज बजाने की मौका मिले हैं, इतना खुशी तो आज तक नहीं मिले और कभी नहीं मिल जाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत की बात को भारत के बाहर भारतवंशियों के बीच रखने का काम करते हैं, भारतीय समुदाय भी उन्हें पा करके अद्भुत रूप से आह्लादित है और ऐसा लग रहा है कि जो भारत की सॉफ्ट पावर है वो जापान ही नहीं पूरी दुनिया में और विस्तार पाने के लिए इस वक्त तैयार नजर आ रही है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान पहुंचने पर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने स्वागत की तस्वीरें साझा कर लिखा, टोक्यो पहुंच गया, भारत और जापान अपने विकासात्मक सहयोग को निरंतर मजबूत कर रहे हैं और मैं इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शिबा और अन्य लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, जिससे मौजूदा साझेदारियों को और मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर प्राप्त होगा। और अब बात उत्तराखंड की, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ी इलाकों में भी मुसीबतें लोगों के लिए ला दी हैं। रुद्रप्रयाग के बरहित गांव और छेनागाड़ में आज सुबह बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। करीब 30 से 40 परिवार गदरे के बीच फंसे हुए हैं, जबकि मवेशियों के नुकसान की भी आशंका है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया। वहीं बागेश्वर में 76 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर खतरे के करीब पहुंचा। चंपावत, चमौली और टिहरी जिलों में भी भारी बारिश से सड़कों पर भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात बाधित हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद में लगातार हो रही भारी वर्षा और खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए समस्त विद्यालयों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को आज जो है वो बंद कर दिया गया, छुट्टी है वहां पर। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल समेत 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की है। उत्तराखंड के चमौली जिले में एक बार फिर बादल फटा। ये घटना तहसील देवाल के मोपाटा में हुई, जिसमें 2 लोगों के लापता होने की खबर है। 2 व्यक्ति तारा सिंह और उनकी पत्नी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 2 अन्य व्यक्ति विक्रम सिंह और उनकी पत्नी घायल हैं। इसके अलावा गौशाला भी दब गई, जिसमें लगभग 15 से 20 जानवर दबने की सूचना मिली है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी स्थित पापड़गाड़ में आज सुबह नदी में अचानक तेज उफान आ गया। हालांकि इसमें बीआरओ का एक पुल बाल बच गया बहने से, लेकिन उसकी एक दीवार को बड़ा नुकसान पहुंचा। पुल के ऊपर बड़ी मात्रा में मलबा, पेड़ के साथ साथ पत्थर भी अटके हुए थे। फिलहाल गंगोत्री हाईवे का यह हिस्सा आवाजाही के लिए बंद है। इसके साथ ही हाईवे भारी बारिश और भूस्खलन के कारण नरुणा स्थित दर्जनों स्थानों पर बाधित है। बीआरओ जगह जगह हाईवे को ठीक करने का और मलबे का हटाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ेत, डूंगुर, तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने की वजह से मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुखद समाचार मिला। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस संबंध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूं। आपदा सचिव और जिलाधिकारियों से बात कर बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में 23 से 25 अगस्त तक हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी। चंबा जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सभी संपर्क मार्ग और दूरसंचार सेवाएं ठप हैं। मणिमहेश यात्रा पर आए करीब 7 से 8 हज़ार यात्री रास्ते में फंसे हैं, जिन्हें भरमौर लाया जा रहा है, जहां उनके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई। कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर इलाकों में ब्यास नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। पोंग डैम से छोड़े गए 1.5 लाख क्यूसेक पानी की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए, लेकिन प्रशासन ने पहले ही 17 ग्राम पंचायतों को खाली करवा लिया। वहीं मंडी में पंडों के पास भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर से बंद हुआ। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है।
जो चंबा और डलहौजी बनीखेत पठानकोट जो मुख्य मार्ग है उसको ओपन कर दिया गया है। इसके साथ साथ में बाकी मार्गों को ओपन करने के लिए जेसीबी की तरफ से मशीनरी डिप्लॉयड। मणिमहेश यात्रा का सवाल है, जितने भी श्रद्धालु यात्रा के मार्ग पे बीच में फंस गए थे उन सभी श्रद्धालुओं को भरमौर नीचे लाया जा चुका है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना की सूचना वहां से नहीं आई। जितने भी श्रद्धालु हैं सभी भरमौर में हैं, सुरक्षित हैं और वहां पे उनके राशन पानी के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर हमारे पास जगह और लंगर और राशन अवेलेबल। ध्रुवी जी कोशिश चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस की, उसके लिए एडीएम भरमौर वहां पे डिस्कशंस कर रहे हैं। पहाड़ों की अगर हमने बात की तो अब बात मैदानी इलाकों की भी करते हैं जहां बारिश कहर बरपा रही है। बात पंजाब की, जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचाई। राज्य के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। गुरदासपुर, फजलका, रामदास, जलंधर, अचनाला में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ ने फसलों को और घरों को भारी नुकसान पहुंचाया। बड़ी संख्या में गांव पानी में समा गए। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम रात और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास भी जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए टीम तैनात की गई। दूर दराज के गांव तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। अधिकारियों को राहत कार्य और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर आज भी खतरे के निशान के करीब पहुंचा। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर यमुना नदी पर साफ नजर आ रहा है। वहीं निचले इलाके से जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बात बिहार की, जहां चुनाव आयोग ने 3 लाख लोगों को नोटिस दिया। एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार के सीमावर्ती और तराई क्षेत्रों के 8 जिलों में यह अभियान चलाया गया। मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी, सुपौल के लोगों को नोटिस भेजा गया। ये जिले भौगोलिक रूप से नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। इन जिलों में रहने वाले लोगों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस दिया गया। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। इस अभियान ने इन जिलों में रहने वाले लोगों के बीच हलचल मचा दी, जिनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए। इनके लिए आशंका है कि ये नेपाल या बांग्लादेश के नागरिक हो सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है या उसकी नागरिकता साबित नहीं हो पाती तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। बात अर्थव्यवस्था की, जिसके मोर्चे से अच्छी खबर सामने आई। भारत का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें जुलाई महीने में 3.5% का जो इजाफा है वो देखा गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो आंकड़े सामने आए, पिछले साल इसी महीने में कारखाना उत्पादन में 5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। आईआईपी के 3 जो प्रमुख घटक हैं उसमें विनिर्माण जुलाई में 5.4% बढ़ा, जबकि इससे पिछले महीने ये 3.7% की वृद्धि दर्ज करवा रहा था। बिजली उत्पादन में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। इस साल जुलाई में देश का औद्योगिक उत्पादन 4 महीने के उच्चतम स्तर 3.5% पर पहुंचा। विनिर्माण क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले मार्च में औद्योगिक उत्पादन में 3.9% की वृद्धि देखी गई। हालांकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जो आंकड़े सामने आए, पिछले वर्ष इसी महीने में कारखाना उत्पादन में 5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। देश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। इसी के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसमें से किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी शामिल है। इसी योजना की खास बात यह है कि किसान 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पेश है उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट।
देश में किसानों को समय समय पर कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। यह योजना किसानों को उनकी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करती है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में किसानों को फसल उत्पादन के लिए जरूरी कृषि इनपुट जैसे बीज और खाद खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, सहायक गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य गैर कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना, किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और किसानों को कठिनाई के समय में परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने या कृषि उपकरण की मरम्मत करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वोटर आईडी, पैन कार्ड या आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके लिए आवेदन देने के लिए सबसे पहले अपनी पसंद के बैंक की वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर किसान क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते ही अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज दिखाई पड़ेगा। उसमें अपनी सभी डिटेल्स भरें और सबमिट करें। इसके बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नजर आएगा। अगर आप पात्र होंगे तो बैंक आपसे संपर्क करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसके थ्रू हमारे किसान भाई जो प्रोडक्टिविटी के लिए लोन चाहिए या समय समय पर जो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है उससे इसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन भी इसमें मिलने का प्रावधान है। कृषि में या कृषि के संलग्न जो भी व्यवसाय है जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, फिशरी है, इनके लिए भी इसकी उपलब्धता है। किसानों को इस स्कीम के तहत कुल 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 3 लाख रुपए का लोन फसल के लिए और 2 लाख रुपए खेती से जुड़े काम के लिए मिलता है। सरकार इस योजना में 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान बोनस देती है। इससे किसानों को सिर्फ 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। 31 दिसंबर 2024 तक चालू किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुल 10.05 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिससे 7.72 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार की यह पहल जहां एक तरफ कृषि विकास को बढ़ावा देती है, वहीं ग्रामीण आजीविका को मजबूत करती है और इससे एक आत्मनिर्भर कृषि समुदाय का मार्ग प्रशस्त होता है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात हॉकी के जादूगर की, यानी कि मेजर ध्यानचंद, जिनकी आज जयंती है। आज के दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की स्मृति में भव्य समारोह का आयोजन होगा। साथ ही साथ केंद्रीय खेल मंत्री भी कई खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ आज ही के दिन करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी की पहचान है और 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत के हॉकी के स्वर्णिम काल में मेजर ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि रहा। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का हॉकी में वही रुतबा है जो फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन का है। कहते हैं जब ध्यानचंद हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादुई स्टिक से हॉकी खेल रहे हों। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी से जुड़े जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया में किसी खिलाड़ी के हों। कहा जाता है कि एक बार जब वे हॉलैंड में खेल रहे थे तब उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगे होने की आशंका में उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ कर देखा गया था। इसी तरह एक बार जापान में खेलते वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद को चिपकी हुई देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही जाने लगी। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए हैं उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वे सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936
बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1988 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 14 गोल किए। उनके शानदार प्रदर्शन के बाद एक अखबार ने लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश कर दी थी, लेकिन ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजर ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। लंबे समय तक विश्व हॉकी के शिखर पर रहे मेजर ध्यानचंद का देहांत 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में हुआ। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर करने की बजाय उसी मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर हम मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी उत्कृष्टता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पिछले 1 दशक में भारत के खेल परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। युवा प्रतिभाओं को निखारने वाले जमीनी स्तर के कार्यक्रमों से लेकर विश्व स्तरीय सुविधाओं के निर्माण तक हम अपने देश में एक जीवंत खेल परिस्थिति तंत्र देख रहे हैं। हमारी सरकार एथलीटों का समर्थन करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत को खेल उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर नमन किया और राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, हॉकी में भारत की प्रतिभा का पूरी दुनिया में परचम लहराने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को उनकी जयंती पर नमन और सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुलामी के दौर में सीमित संसाधनों के बीच मेजर ध्यानचंद जी ने जिस अटूट लगन और मेहनत से हॉकी की दुनिया में अपना लोहा मनवाया, वो अद्वितीय है। देश में हॉकी और अन्य खेलों के विकास को निरंतर बढ़ावा देने की प्रेरणा देने वाले ध्यानचंद जी देशवासियों की स्मृति में सदैव जीवित रहेंगे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।